प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आपकी आधुनिक हिंदी कविता की क्लास आज लेने जा रही हूँ। जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको आधुनिकता का पर्याय, आधुनिकता बोध, आधुनिक कविताओं के बारे में आपको बताया था और हरिओंद की कविता प्रिय प्रवास तक आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें भारत भारती के लिए सम्मान भी मिला था राष्ट्रकवि का, पहले राष्ट्रकवि जिनको माना जाता है, उनके विषय में आपसे चर्चा करूंगी। और उनकी जो कविताएं टेक्स्ट में लगी हैं, जो आपकी कोर्स में लगी हैं, उनके संबंध में भी मैं आपसे छोटी सी चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्रकवि के विशेषण से सम्मानित किया गया था, ये वैसे झांसी से संबंध रखते थे और गुप्त जी को द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि के रूप में माना गया है। जैसा कि मैंने बताया कि हरिओंद की जब हम बात करते हैं, हरिओंद को इन बात का गौरव प्राप्त है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का पहला का महाकाव्य रचा। और जब हम मैथिली शरण गुप्त तक आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी महाकाव्य लिखे हैं उसकी उसी परंपरा में। और यहाँ पर खड़ी बोली के कविता के ज़्यादा अनुकूल इनके यहाँ दिखाई देती है और खड़ी बोली को की कविता को सरसता के अनुरूप ढालने का काम इनके हिस्से आता है। गुप्त जी ने ये काम बखूबी ही निभाया है। इन लोकप्रिय जो कवि हैं, इनकी जो रचनाएं हैं सबसे ज़्यादा सरस्वती में छपने लगी थी और 1906 से ही छपने लगी थी। गुप्त जी की कविताओं का जो मुख्य स्वर है वो राष्ट्रीय भावना का स्वर है। इनकी रचनाएं, इनकी अधिकांश रचनाओं में राष्ट्रीय भावना और नैतिक उपदेश के स्वर दिखाई देते हैं। गुप्त जी को भारत भारती से बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। भारत भारती में देश के अतीत वर्तमान का चित्र खींचा गया था और भविष्य की सुखद कामना की गई थी। गुप्त जी की कविताओं में खड़ी बोली और हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने में अभूतपूर्व सहायता मिली। भारत भारती की जो पंक्तियां हिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षित जनों को उस जमाने में कंठस्थ रहा करती थी। कविता से जन जागरण का काम यदि किसी ने सबसे अधिक सफलता से किया है तो वह गुप्त जी ने किया है। हालांकि ये वाली जो आपको लोकप्रियता बाद में दिनकर में भी दिखाई देगी। 1975 का जो दौर था उसमें दिनकर की कविताएं बहुत ही लोकप्रिय रहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैथिली शरण गुप्त के बाद में अगर कोई कवि हैं जिनकी कविताएं जनमानस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई आधुनिक कवियों में, तो मैथिली शरण गुप्त के बाद में दिनकर की कविताएं, दिनकर की कुछ रचनाएं आपको प्रसिद्ध, जो आगे आपकी कक्षाओं में मैं पढ़ाऊँगी। गुप्त जी को मूल जो प्रसिद्धि मिली थी और इसी भारत भारती के कारण ही राष्ट्रकवि कहलाए थे। अगर हम देखें, गुप्त जी की संवेदना केवल भारत भारती तक ही सीमित नहीं है, वे व्यापक संवेदना के रचनाकार हैं। इन्होंने अपने युग के भावबोध को समझते हैं और समग्रता के साथ उसे चित्रित किया है। इनके यहाँ जो समग्रता का जो भाव है वो बहुत दिखाई देगा। आधुनिक हिंदी काव्य में ये वैष्णव उदारता के प्रतीक है और संकीर्णता इनके यहाँ नहीं दिखाई देगी, ना तो इनके व्यक्तित्व में दिखाई देती, ना ही कृतित्व में। इनकी कविता का विषय क्षेत्र भी बहुत ही व्यापक है। भारत के सभी धार्मिक मतों और विश्वासों का समाहार उनकी काव्य भावना में दिखाई देता है। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक गुप्त जी ने ही लिखे हैं। उनकी वास्तविक काव्य प्रतिभा प्रबंध काव्यों में ही दिखाई देती है। गुप्त जी के प्रबंध काव्य अधिकांशतः पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानक पर आधारित हैं। इन प्रबंध काव्यों की मूल संवेदना आधुनिक है। इनमें अतीत को नए बोध के अनुसार व्याख्यायित किया गया है। इनमें विकसित चेतना के आलोक में अपनी धार्मिक ऐतिहासिक महापुरुषों को देखा गया है। गुप्त जी ने किसी के भी धार्मिक विश्वासों को आहत किए बिना कथा के भाव पक्ष को नए संवेदना बोध से युक्त कर दिया है। गुप्त जी के कई प्रबंध काव्य हैं, जिसमें 2-3 प्रबंध काव्यों के कुछ हिस्से आपके टेक्स्ट में लगे हुए हैं, जिसमें इनका जो प्रमुख भारत भारती तो है ही, इसके अलावा साकेत,
साकेत जो इनका है बहुत बड़ा काव्य, बहुत बड़ा प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है उसको नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। मतलब देखा जाए कि उर्मिला के दृष्टिकोण से राम कथा को कहने का प्रयास किया गया है। और कई बार कहा है इसके बारे में एक जनश्रुति भी है, और इसमें जनश्रुति नहीं सच्चाई ही है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को इस बात की बड़ी वो रहती थी कि इतिहास के जो भूले हुए चरित्र हैं या जिन चरित्रों पर अनपेक्षित उपेक्षित जो छोड़े हुए हैं चरित्र, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। तो उनका बड़ा आग्रह रहता था महात्मा गांधी का कि इतिहास के छूटे हुए पन्नों को कहीं ना कहीं दोबारा एक बार देखा जाए। तो उनके इस आग्रह के कारण ही साकेत की रचना हुई। दूसरा इनका जो प्रबंध काव्य है वो यशोधरा है। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसकी जो नायिका है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। और बहुत ही मतलब मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविता ग्रंथ में आपको दिखाई देगी। एक जो अगला इनका प्रबंध काव्य है वो विकट भट्ट है, जो कि जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने वाली बात का, ये भारतीय परंपरा में जो एक वचन के पक्के जो रहने वाली जो परंपरा है इसको दिखाया गया है। रंग में भंग, ये एक राजपूती कथा है। गुरुकुल भी इनका एक प्रबंध काव्य है जिसमें सिख गुरुओं की कथा है। और एक इनका जो प्रबंध काव्य है वो किसान है, जिसमें एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। छात्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग बहुत बाद में आके सबाल्टर्न स्टडीज़ या दलितों की बात, किसानों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत है मैथिली शरण गुप्त के समय से ही ये चीज़ें आने लगी थी। और आपको पता होना चाहिए कि पहली जो दलित कविता है वो पहली बार सरस्वती में ही हीरा डोम लिखते हैं, अछूत नाम की कविता। तो ये जो हम जिन मतलब विषयों की बात करते हैं, जिन चीज़ों की कि हम मतलब सबाल्टर्न स्टडीज़ अब आज हम लाए हैं, दलित दृष्टिकोण जो आ रहा है या अब आया है, इससे कहीं ना कहीं पहले से ही चला आ रहा है। इसके पश्चात इसके अलावा सिद्धराज, पलासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी इनके और बहुत पॉपुलर काव्य हैं। और माना जाता है इन्होंने जो जय भारत नाम से भी एक महाभारत की कथा लिखी है, और उसका भी इनके यहाँ पर ये बहुत अच्छी इनकी ये है। गुप्त जी की कृतियों में आधुनिक युग को देखा जाए तो लोकोन्मुखता को दिखाया गया है, और मानवीय करुणा भी इनके यहाँ पर दिखाई देती है। गांधीवाद का जो प्रभाव है वो गुप्त जी पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वे अतीत के प्रेमी हैं, अतीत की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान की विषमता को देखने से कभी कतराते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे हमेशा नए विचारों का स्वागत करते हैं, इसीलिए उनका अतीत प्रेम भविष्योन्मुखी है। लोक की महिमा को प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार हैं। साकेत के जो साकेत आपके टेक्स्ट में है, साकेत के राम खुद घोषणा करते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इससे आपको इनके वैचारिक या इनके दृष्टिकोण का पता चलता है। गुप्त जी मानववादी रचनाकार हैं। राम के प्रति उनका यह निवेदन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वे बार बार कहते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। प्राचीन कथा में नया भावबोध भरने के का काम जो प्रिय प्रवास से शुरू हुआ था, गुप्त जी ने इस काम को साकेत में आगे बढ़ाया और पूरा परिनिष्ठित तरीके से बढ़ाया है। गुप्त जी की संवेदना व्यापक है, उनमें रचनात्मक क्षमता बहुत अधिक थी, इसीलिए उनकी रचनाओं में प्राचीन आख्यानों में आधुनिक बोध पूरी कलात्मकता के साथ आता है, रच बस जाता है, कहीं से अलग नहीं दिखाई पड़ता। गुप्त जी की कृतियों में पारिवारिकता केंद्रीय संवेदना के रूप में उभरती है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वाधीनता की चेतना काव्य में अरूप नहीं रहती। इसका दबाव मानवीय संबंधों पर भी पड़ता है। गुप्त जी के यहाँ पारिवारिक संबंधों का चित्रण नई चेतना के आलोक में किया गया है। उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, लक्ष्मण, तथागत सब में कुछ ना कुछ नई नवीनता इनके चरित्रों में दिखाई देती है। गुप्त जी पारिवारिकता में जो मार्मिकता पैदा करते हैं उसे देख देख कर कभी कभी हमें संस्कृत के बड़े कवि भवभूति की भी याद आ जाती है। और ऐसा ही इनकी नारी भावना के संबंध में है। नारी परिवार के केंद्र में होती है। नई चेतना ने भारतीय नारी जीवन की पीड़ा को पहचाना है। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में बेजोड़ हैं। नारी पात्रों पर स्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है
उसका चित्रण गुप्त जी बहुत अचूक तरीके से करते हैं, पूरी स्वाभाविकता के साथ और मनोवैज्ञानिकता के साथ करते हैं। उनके नारी पात्र स्वाभिमानी, देशभक्त, कर्तव्यपरायण होकर अपनी निजी वेदना खो नहीं देते। साकेत की उर्मिला, यशोधरा की गोपा इस दृष्टि बहुत जटिल, स्वाभाविक और आधुनिक पात्र हैं। भारतीय नारी के जीवन में के विषय में ऐसी मार्मिक उक्ति दूसरे साहित्य में मुश्किल ही मिलेगी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये जो उक्ति है जो आपने बहुत सुनी होगी, गुप्त जी की ही लिखी है। और गुप्त जी ने प्रबंध काव्य के अलावा मुक्तक भी काफ़ी लिखे हैं। उनके मुक्तक काफ़ी व्यवस्थित होते हैं। और गुप्त जी ने बहुत सारी काव्य कृतियों का अनुवाद भी किया। बंगाल से इनका बंगाल के जो कुछ बंगाल के मधुसूदन दत्त हैं, जिनका इन्होंने मेघनाथ वध का बहुत अच्छा अनुवाद इन्होंने किया है। यह अनुवाद आज तक प्रतिमान बनकर सामने दिखाई देते हैं। अच्छा, गुप्त जी के ने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, गेय पद भी लिखे हैं। हरि गीतिका छंद इनका बहुत ही प्रिय छंद रहा है। और गुप्त जी ने हालांकि स्वतंत्रता के बाद भी काफ़ी काव्य रचनाएं काफ़ी समय तक लिखते रहे हैं। नई कविता के आंदोलन तक भी लिखते रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर काव्य प्रवृत्ति के रूप में देखा जाए, छायावाद पूर्व के काल का रचनाकार इनको माना जाता है। छात्रों, अब मैं इनका थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसका समय बहुत कम रहता है इस क्लास का, तो मैं चाह रही हूँ कि अगली क्लास में मैं जयशंकर प्रसाद या छायावाद का परिचय दूँ। तो मैं मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य हमारे यहाँ लगा हुआ है उसका मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देती हूँ। वो बहुत क्योंकि महत्वपूर्ण है, आपको व्याख्या के लिए भी आता है। हमारे यहाँ जो मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य संकलन जो लगा हुआ है, एक तो साकेत का 9वां सर्ग लगा है, आप इसके विषय में कभी भी, और यशोधरा जो कि जिसका परिचय मैंने दिया है आपको, बहुत ही मार्मिक काव्य है। और उन्होंने एक उपेक्षित चरित्र जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी है उनके चरित्र को उठाया है। सिद्धार्थ तो चले जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें बात है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यशोधरा खड़ा करती हैं कि वे बिना बताए चले गए, मैं उनके पथ में शायद बाधा नहीं बनती अगर वो एक बार कह के चले जाते। बहुत ये आपके इस टेक्स्ट में यशोधरा और दूसरा साकेत, ये दोनों ही प्रसंग को लिया गया है और जो बहुत ही खूबसूरती से व्याख्या की गई है। और आप चाहेंगे तो अगली कक्षा में आपसे व्हाट्सएप पे जब बात होती है तो आप चाहेंगे तो इसको मैं क्लासेस में आपकी कविताएं भी पढ़ा सकते हैं। नहीं तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में आज की क्लास में इतना ही, और अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।